हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल खरबला एजुकेशन। खरबला एजुकेशन आपको एडीए, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, यूजीसी नेट, पीटी और मेन दोनों की तैयारी करवाने जा रहा है। माई सेल्फ एडवोकेट अमित खरब और मैं आज आपको हिस्ट्री की रैपिड क्लास पार्ट 3 करवाने जा रहा हूँ। देखो इससे पहले लेक्चर में हमने 16 महाजनपद ये कर रहे थे और इसमें हमने मगध में बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन के बाद नागदशक जो कि अंतिम हर्णैक वंश था, और इसके बाद शिशुनाग, यानी यहाँ से नागवंश की स्थापना। शिशुनाग के बाद कालासुक और कालासुक के बाद नंदवर्धन। ये नंदवर्धन कौन था? अंतिम नागवंश का शासक। ठीक है, इसके बाद हम अब क्या करेंगे? महापद्मानंद। ठीक है, अभी करेंगे हम। देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से ना नंदवंश शुरू हो गया, नंदवंश स्टार्ट हो गया। अब देखो महापद्मानंद, अब ये कौन था? अच्छा ये कौन था? ये था पहले फर्स्ट नॉन अक्षत्रिय, नॉन क्षत्रिय वंश। अच्छा, और इसने क्या किया था? इसने नागवंश को ख़त्म किया था। ठीक है, पूरे नागवंश को ख़त्म कर दिया। और क्या किया? कालासुक की हत्या की। कालासुक कौन था? नागवंश का जो अंतिम नागदशक शासक था, उससे पहले का। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला गया? इट कॉल्ड, क्या बोला गया? सर्वा अक्षत्रिय। मतलब सर्वाक्षत्रिय मतलब सभी अक्षत्रिय को खत्म करने वाला। ठीक है, ये बोला गया। ये है महापद्मानंद। अब इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया धनानंद। अब ये कौन था? ये था अंतिम नंदवंश।
ठीक है, अंतिम नंद वंश। अब धनानंद के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो धनानंद अंतिम शासक, और जो धनानंद था ना, इसकी जो आर्मी थी, इसकी जो सेना थी, वो ह्यूज, बहुत बड़ी सेना थी। बड़ी सेना थी, बड़ी सेना मतलब, बड़ी सेना से मतलब उसमें 2 लाख पैदल सिपाही थे, पैदल सिपाही थे, और 20,000 घुड़सवार, घुड़सवार 3,000 हाथी और 2,000 रथ, ये थे। इतनी बड़ी सेना थी, यानी वो उस टाइम का बहुत पावरफुल शासक था, पावरफुल शासक था। ठीक है, धनानंद की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा देखो, धनानंद के टाइम का ही, धनानंद के ही समकालीन कौन था? समकालीन, समकालीन, समकालीन मतलब उसी टाइम का, सेम समय का, कौन था? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर, सिकंदर था। इसका, सिकंदर का एक सेनापति होता था। ठीक है, जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। ठीक है, और बहुत से इतिहासकार बताते हैं कि जो सिकंदर की सेना थी ना, देखो ये हो गया मगध। ठीक है, मगध, और ये चारों तरफ से क्या था, देखो यहाँ पे हो गया इसका हिमालय। ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये पानी से गिरा हुआ था, वाटर से। हमने पढ़ा था ना, 2 पढ़े थे हमने। राजगृह जो पहाड़ों से गिरी हुई थी, जो पहाड़ों से गिरी हुई थी, और दूसरी थी पाटलिपुत्र जो पानी से गिरी हुई थी। तो देखो ये पानी से गिरी हुई है सारी। ये हिमालय हो गया। इस साइड से इसको बोलते हैं, ये है वेस्ट साइड। यहाँ से सिकंदर की सेना ने एंट्री की और धनानंद की बहुत बड़ी सेना देख के इन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो आगे करते हैं, यहाँ तक आ गया। इस धनानंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो नंद वंश था उसको समाप्त कर दिया। नंद वंश किसके द्वारा समाप्त किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और उसके बाद कौन सा वंश आ गया? मौर्य वंश, मौर्य वंश, यहाँ से मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है,
यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो, नंद वंश और इसके बाद आएगा मौर्य वंश। ठीक है, इसी बीच में मैंने क्या कहा था, किसकी एंट्री हो गई, सिकंदर की। ठीक है, अब एक बार सिकंदर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मौर्य वंश में जाएंगे। अब सिकंदर को कर लेते हैं एक बार। अब देखो, हम कर लेते हैं एक बार सिकंदर। सिकंदर, इसका जन्म कब हुआ, 356 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसके गुरु का क्या नाम था, अरस्तु। ये कौन था इसका गुरु। ठीक है, इसका सेनापति मैंने बता दिया, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। और इसके प्रमुख युद्ध कौन सा था, जो फेमस थे युद्ध, जिसको बोलते हैं हाइड्रेस्पीज का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध। अच्छा, इस झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया गया है जिसका नाम है बहुकेफला। इस नदी के तट पर है, झेलम नदी के तट पर एक नगर है जिसका नाम है बहुकेफला। और ये बहुकेफला कौन था, सिकंदर के घोड़े का नाम था। ठीक है, और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई, सिकंदर की, बेबीलोन में। कितनी उम्र में, 323 ईस्वी में, 33 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये धनानंद का समकालीन था, उसी के टाइम का था। सिकंदर हो गया। अब हम करते हैं मौर्य वंश। ठीक है, देखो इसकी मैं एक बार स्टोरी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे तक्षशिला और ये तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, एजुकेशन के लिए। ठीक है, एजुकेशन के लिए फेमस था। और ये हो गया मगध साम्राज्य। और यहाँ तक्षशिला में क्या था, चाणक्य टीचर था। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैंने बताया मगध में कौन सा वंश चला हुआ था उस टाइम पे, नंद वंश यानी धनानंद वंश था। ठीक है, धनानंद था नंद वंश का शासक। तो धनानंद के टाइम पे क्या होता है, मैंने बताया था इससे पहले बताया था, सिकंदर की सेना एंट्री करती है। ठीक है, तो एंट्री करती है तो चाणक्य को पता लग जाता है। तो चाणक्य क्या करता है, ये चाणक्य भागा धनानंद के पास चला जाता है
और इसको बताता है। धनानंद ने क्या किया? धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया, जाति शब्द अपमान कर दिया। तो चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि मैं केस तब तक नहीं बांधूंगा जब तक नंद वंश को समाप्त न कर लूं। तो जैसे ही घर जा रहे थे तो रास्ते में एक बच्चा खेल रहा था, जो कि देखने में बहुत ही तेज और देखने से राजा योग, मतलब उस बच्चे को क्या किया धनानंद ने, किसने, चाणक्य ने उसको शिक्षा दी। ठीक है, उसको सभी शिक्षा दी और इसके द्वारा ये बच्चा क्या, कौन था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसको शिक्षा किसने दी? चाणक्य ने। और अपनी प्रतिज्ञा का बदला किससे लिया? नंदवंश से। ठीक है, अब देखो चाणक्य की 5 नीति थी। साम दाम, चाणक्य नीति साम दाम दंड भेद। साम मतलब रिक्वेस्ट, दाम मतलब पैसे, मतलब रिक्वेस्ट से देखो कोई काम निकालना है तो पहले रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट से नहीं हो रहा तो पैसे यूज करो, या फिर नहीं मान रहा तो उसको दंड दे दो, उसको पीट दो, और नहीं तो फिर उसका राज जान लो, वेदराज। इसको बोलते हैं चाणक्य नीति। ठीक है, चाणक्य नीति। यहाँ तक ये हमारे आगे समझ में। ठीक है, अब करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश देखो, यहाँ से आयरन एज शुरू हो गया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लिथिक एज। लिथिक एज, लिथिक मतलब स्टोन एज। आयरन का कहीं जिक्र नहीं किया गया था। अब मौर्य वंश से आयरन एज, लोह वंश, लोह काल वो शुरू हो गया। आयरन एज, आयरन लोह। ठीक है, इसमें करेंगे हम पहला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? बताया था मैंने अभी, चाणक्य। ठीक है, और इस टाइम पे मौर्य वंश में एक प्रचलित मुद्रा थी। जैसे आज के टाइम पे रुपए, देखो हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो रुपए है हमारे पास तभी ट्रेड करते हैं। तो उस टाइम पे एक प्रचलित मुद्रा थी जिसको क्या बोलते थे? पण, पण, पण। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक बार साफ कर लेता हूँ मैं। देखो, इससे आगे करते हैं। ठीक है, और सिकंदर का उस टाइम पे एक सेनापति था। सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर।
इस सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और इस मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी जिसका, कौन सी बुक थी वो, इंडिका। ठीक है, अब देखो सेल्यूकस निकेटर को देखो एक बार। सेल्यूकस निकेटर था, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया, और इसी का विवाह किससे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। देखो चंद्रगुप्त मौर्य बता दिया मैंने। उस टाइम पे क्या था, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। किसकी, मौर्य वंश की राजधानी की थी पाटलिपुत्र। तो क्या हुआ उस टाइम पे, जो जैन धर्म था ना वो बहुत विकसित हो चुका था, और अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जैन धर्म अपना लिया। ठीक है, ये पाटलिपुत्र हो गया यहाँ पे। और जैन धर्म अपनाने के बाद जैन धर्म के प्रचार के लिए यह है यहाँ पे साउथ। जैन धर्म के प्रचार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गए, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए, जैन धर्म के प्रचार के लिए, प्रचार के लिए, जैन धर्म के प्रचार के लिए, प्रचार के लिए कहाँ चले गए, साउथ में। अब इसके जाने के बाद चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार, अब पाटलिपुत्र पे कौन बैठ गया, बिंदुसार अपने फादर की जगह पे। और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए, साउथ में। साउथ में एक जगह है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, शिलालेख, शिलालेख धारण किया। अब शिलालेख क्या होता है, शिलालेख का मतलब है मुंह पे कपड़ा बांधना, जब तक खाना न खाना, जब तक मौत ना आ जाए। तो उसकी मृत्यु कहाँ पे होगी, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवण बेलगोला में। ठीक है, अब देखो, अब ये पाटलिपुत्र था, यहाँ पे बिंदुसार बैठा हुआ है, बिंदुसार। अब इसका फादर तो यहाँ पे चला गया श्रवण बेलगोला में, यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इस बीच क्या हुआ, यहाँ पे पाटलिपुत्र में सूखा पड़ गया, सूखा। ठीक है, सूखा पड़ गया। और यहाँ पे जैन धर्म के प्रचार के लिए गए थे ना, वो जो जैन धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु गए थे वो वापस आए ना। तो कुछ तो यहाँ पे रह गए थे, सभी नहीं गए, और कुछ ये जो गए थे जैन धर्म के प्रचार के लिए, कुछ ये हो गए, और कुछ पहले यहाँ पे थे। तो यहाँ से जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से, देखो जैन दो भागों में विभाजित हो गया। एक है भद्र बाहु, एक है स्थूल बाहु, स्थूल बाहु।
स्थूल बाहु, एक है बद्र बाहु। इनको बोलते हैं दिगंबर, इनको बोलते हैं श्वेतांबर। शहद से स्थूल और शहद से श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब जो कपड़े पहनते हैं, श्वेत मतलब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और दिग, जिनका कपड़ा क्या है, दिग, दिग मतलब आकाश, अंबर। ठीक है, तो ये क्या है, जो कपड़े नहीं पहनते, जो कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, कपड़े नहीं पहनते। आ गया समझ में। अब इसके बाद हम करते हैं बिंदुसार। देखो, ये जो गया था ना साउथ में, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, इसको तो बोलेंगे हम भद्रबाहु। और जो यहीं पे रह गए थे, इसको बोलेंगे हम स्थूलबाहु। ठीक है, ये श्रवणबेलगोला में, ये श्रवणबेलगोला है कहाँ, कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, देखो अब बिंदुसार करते हैं। अब बिंदुसार कौन था, बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। अब बिंदुसार ने क्या किया, देखो इसके और नाम क्या है, इसके नाम बिंदुसार, अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। भद्रसार। ठीक है, अब इसका धर्म कौन सा था, इसके बाबू का कौन सा था, इसके फादर का कौन सा था, जैन। तो इसका भी कौन सा था, जैन धर्म, यानी जैन धर्म का अनुयायी था यो। और इसके शासनकाल में क्या हुआ, इसके शासनकाल में तक्षशिला, इससे पहले हम तक्षशिला के बारे में पढ़ चुके हैं। तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया, इसके शासनकाल में विद्रोह हुआ। और उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपना पुत्र अशोक को भेजा। ठीक है, और अशोक को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था, उज्जैन का, उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया गया था, गवर्नर अपॉइंट। ठीक है, अब इसके उज्जैन कहाँ, एमपी में, मध्य प्रदेश। अब देखो इसके बाद पढ़ेंगे हम बिंदुसार, हो गया हमारा अशोक। अब करते हैं अशोक। ठीक है, ये हो गया बिंदुसार। इसके लड़के का नाम, ये किसका था, ये था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। अब अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम, अशोक के बारे में। इसका शासनकाल रहा 273 से 232 BC। ठीक है, इसके काल में, अशोक के काल में क्या हुआ, शिलालेख का प्रचलन हो गया। मतलब कोई भी शिलालेख है, जैसे शिला है, कोई भी पत्थर की बना रखी है, उस पर राइटिंग करना, उसको शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले शिलालेख की खोज किसने की थी, यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ। सबसे पहले शिलालेख की खोज किसने की थी, फेथेलर ने। कब, 1750 में। ठीक है, और इसको, शिलालेखों को किसने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, जेम्स प्रिसेप।
कब पड़ा था? 1837 में। ठीक है। अच्छा, अशोक का एक प्रसिद्ध नाम और था जिसको बोलते हैं देवानाम पीरिय। देवानाम पीरिय, देवानाम पीरिय। अच्छा, अशोक का धर्म देखो, इसके फादर कौन थे? बिंदुसार। तो इसका धर्म कौन सा होना चाहिए? बिंदुसार का धर्म। और उसके फादर यानी इसके दादा का धर्म कौन सा था? जैन धर्म। अशोक का फादर बिंदुसार, उसका धर्म जैन था। चंद्रगुप्त मौर्य उसका दादा, उसका धर्म कौन सा था? जैन धर्म। तो इसका धर्म कौन सा था? इसका भी जैन धर्म। आरंभ में था जैन धर्म, शुरुआत में। ठीक है। बाद में इसने कलिंग का युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद इसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। और इसके गुरु का क्या नाम था? इसके गुरु का क्या नाम था? उपगुप्त। उससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अब ये जो कलिंग का युद्ध है, ये युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध फेमस युद्ध है 261 में। ठीक है, 261 में। देखो, अशोक ने, ये कलिंग का युद्ध हुआ 261 में, यानी अशोक का जो अभिषेक हुआ ना, राज्याभिषेक, उसके 8 वर्ष बाद। कब? 8 वर्ष बाद। कब? 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। और कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग का युद्ध हुआ और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। इस पर अधिकार कर लिया। और इसका कलिंग का युद्ध 261 में कलिंग का युद्ध हुआ ना। कलिंग का युद्ध, इसकी जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? 13वें शिलालेख, जो किसकी जानकारी देता है? 13वां शिलालेख कलिंग का युद्ध की जानकारी देता है। ठीक है, ये था। और भारत में शिलालेख का प्रचलन किस काल में हुआ? यानी अशोक के शासनकाल में। और इन शिलालेखों की भाषा कौन सी थी? ब्राही, खरोष्ठी, ग्रीक, ये इनकी भाषा थी यानी लिपि थी। ठीक है। अब देखो, एक चीज देखो, खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि जो है ना, खरोष्ठी लिपि वो कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। ठीक है, ये कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं, यानी राइट से लेफ्ट। देखो, नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं? नॉर्मली हम, जैसे ये है, ये जैसे पेज है पूरा, तो हम इधर से लिखते हैं ना, इधर से इधर लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं, यानी लेफ्ट से राइट। और खरोष्ठी की लिपि कहाँ से लिखते थे? राइट से लेफ्ट, यानी यहाँ से शुरू, यहाँ से शुरू, यहाँ, इधर, इधर खत्म। तो ये कौन सी लिपि थी? खरोष्ठी। ठीक है, खरोष्ठी लिपि। देखो, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है। और एक चीज और है ना, देखो,
अशोक का शुरुआत में धर्म कौन सा था? जैन धर्म। और कलिंग के युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया उन्हें? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपना पुत्र अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। उसने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका भेज दिया। अच्छा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ से एक चीज़ और है, कुछ मानते हैं उसने शैव धर्म का भी वो है उपासक रहा। ये हमें कहाँ से पता चलता है शैव धर्म का भी उपासक रहा? ये पता चलता है कल्लन की बुक राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी में किसका उल्लेख है? जम्मू एंड कश्मीर का उल्लेख है। अशोक के बाद कौन आ गया? अशोक के बाद अंतिम शासक कौन आया? वैदरथ। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बहीदरथ। ये अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है। और इसका बहीदरथ का एक सेनापति था जिसका क्या नाम था? इसके सेनापति का इसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र। और इस पुष्यमित्र ने क्या किया? पुष्यमित्र ने मगध पर शुग वंश की नींव डाल दी। शुग वंश की नींव डाल दी और इसने इसकी बदरत की हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर दिया। और कौन सा वंश की स्थापना की? शुग वंश। ठीक है, अब हम शुग वंश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद शुग वंश के बाद हम करेंगे गुप्त वंश। ठीक है। देखो, हमने अभी तक पढ़ लिया मगध में पहले हमने हर्णैक वंश के बाद हमने किया शिशुनाग वंश। उसके बाद हमने किया नंद वंश। और नंद वंश के बाद किया हमने मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के बाद हम अब क्या करेंगे? शुग वंश और कणव वंश। और इसके बाद हम करेंगे
सातवाहन राजवंश, और सातवाहन के बाद हम करेंगे, इसकी बात करेंगे हम चेदी राजवंश, और चेदी राजवंश की बात करेंगे हम यवन, भारत में यवन का आगमन, और यवन के बाद कौन आएगा, शक, और शक के बाद कौन आएगा, कुषाण, और कुषाण के बाद फिर कौन सा युग आएगा, संगम युग, संगम युग, और संगम युग के बाद कौन आएगा, गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, हमने ये पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं। इससे आगे ये हम अगली क्लास में करेंगे। आज यहीं तक क्लास ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।